स्पॉट फिक्सिंग जिसमें क्रिकेटर श्रीसंत अरेस्ट हुआ था। क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग का खुलासा कैसे हुआ था? ये एक एक्सीडेंटल खुलासा था। अगर एक ओवर में 6 बॉल हैं तो 6 बॉल के हर बॉल पर सट्टा लगता है। दूसरी तरफ मैच आपकी टीम देख रही है तो मोहम्मद शमी का आपने कॉन्ट्रैक्ट रोक दिया था। जब हमारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ, पूरा एक चेन नजर आया जिसके अगुआ थे दाऊद इब्राहिम। यू आर वन ऑफ द ऑफिसर जिसको दाऊद इब्राहिम ने खुद कॉल किया था और आपने बातचीत की थी। अगर मैं शामिल होता तो मैं भी टाइगर मेमन की तरह अपने पूरे परिवार को हटा देता। तो मैंने कहा, देखिए, पाकिस्तान के आईएसआई को ये एहसास हो गया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में बहुत ज़्यादा रोष है। सब के सब चाहते थे कि इसका बदला लिया जाए। तो बदला कौन लेगा? टाइगर मेमन के भाई याकूब मेनन को पकड़ना और मेनन फैमिली को वापस लाना। पाकिस्तान में थे दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन, मोहम्मद डोसा, इन सब की मीटिंग हुई। अब्दुल लतीफ जिस पर फिल्म बनी है, शायद रईस, शाहरुख खान उसमें है, कैसे उसको अरेस्ट किया? वहाँ से लौट रहा था तो वीआईपी लाउंज में शहाबुद्दीन साहब आ गए और मुझे मालूम है कि एक दिल्ली पुलिस का केस सबसे वांटेड अक्यूज है। निर्भया कांड हुआ, उन तत्वों को ये बात समझ में आई कि ये मौका है इनसे बदला लेने का। नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप देख और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। इस शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। दोस्तों, आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है। इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में ये एक जाना पहचाना नाम है। इनका नाम है नीरज कुमार। 1976 बैच के आईपीएस अधिकारी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर रहे। सीबीआई में रहते हुए इन्होंने मुंबई के 1993 बम ब्लास्ट की जांच की थी। उसके अलावा क्रिकेट में जो स्पॉट फिक्सिंग होती है उसका खुलासा इन्होंने किया, इनके कार्यकाल में हुआ। उसके अलावा मैच फिक्सिंग क्रिकेट में होती है, उसको लेकर कई खुलासे इन्होंने किए। बीसीसीआई में ये एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में कार्यरत भी रहे। तो एक साथ इनके प्रोफाइल में कई बड़ी चीजें हैं। नीरज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, पहले शुरुआत कर लेते हैं क्रिकेट की। स्पॉट फिक्सिंग जिसमें क्रिकेटर श्रीसंत अरेस्ट हुआ था, आप उस वक्त पुलिस कमिश्नर थे जी। कैसे आपको आपकी टीम ने जानकारी दी थी? क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग का खुलासा कैसे हुआ था, ये अब बताइए। ये एक एक्सीडेंटल खुलासा था। एक्सीडेंटल खुलासा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एक नंबर हम लोगों को किसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने दिया था। उनका ये कहना था कि ये किसी टेरर ग्रुप से रिलेटेड नंबर है और इस नंबर पर अगर आप लोग छानबीन करेंगे तो शायद कोई काउंटर टेरर ऑपरेशन आप लोग कर पाएँ। तो इस ख्याल से उस नंबर को हम लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया। कौन उसका इस्तेमाल कर रहा है, कौन कौन नंबर उसको कॉल कर रहे हैं। जो नंबर्स उसको कॉल कर रहे थे उन सबको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया और इस तरह से जितने नंबर जो उस पर्टिकुलर नंबर से संपर्क में थे सबको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया। तो टेररिज्म की कोई बात नहीं आई जी। चौंकाने वाली बात यह थी कि टेररिज्म की कहीं कोई जिक्र नहीं था। जिक्र था क्रिकेट का, जो एक बड़ी अजीब सी बात थी। तो हम लोग सुनते गए तो फिर कुछ जाने माने नाम सुनने में आए और फिर ये ऐसा लगा कि कोई सौदेबाजी चल रही है। और उस समय जो हमारे ऑफिसर्स थे उनको स्पॉट फिक्सिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी जी। स्पॉट फिक्सिंग एक नई चीज़ थी। मैच फिक्सिंग तो हम लोग झेल चुके थे क्योंकि जब हैंसी क्रॉनी एक केस हुआ था उससे बाकायदा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई थी क्राइम ब्रांच द्वारा। तो इस नंबर पर चूंकि ये टेररिज्म से कनेक्टेड था तो इस पर स्पेशल सेल काम कर रहा था
और जो लोग इस पर काम कर रहे थे उन लोगों को स्पॉट फिक्सिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन फिर सुनने में आया कि साहब तुम ऐसे करना, अपना जो हैंड टॉवल है वो पीछे से निकाल कर आगे की तरफ डाल देना और तब नो बॉल फेंकना या वाइड फेंकना, इस टाइप की बातें कुछ चल रही थी मतलब बुकी क्रिकेटर के बीच। बीच में। अब ये सब बुकी क्रिकेटर क्या चल रहा है ये सब बाद में हम लोगों ने डिसाइफर किया। आप प्लीज। सुनिए कि आप पहली दफा एक ऐसी बात सुन रहे हैं, आपको क्या पता कौन बुकी है, कौन प्लेयर है, कौन फिक्सर है, बीच में कौन उसका दोस्त है, जी। कौन बिचौलिया है, किसी को कुछ पता नहीं है। तो वो ये पूरी पहेली वो बाद में सुलझी, लेकिन ये सब आ रहा था। तो फिर हम लोगों ने उस पर और दिलचस्पी दिखानी शुरू की और सीनियर ऑफिसर्स भी उसमें जुड़ गए और करते करते फिर थोड़ा सा क्लियर हुआ कि ये तो कुछ फिक्सिंग का मामला है और इस पर बड़े नाम इसमें शामिल हैं और ये आईपीएल से कनेक्टेड है। ओह। आई थिंक आईपीएल एट्थ आईपीएल था 2013 का। तो फिर अंत में जो कहानी समझ में आई वो ये थी कि कुछ क्रिकेटर्स थे जिन्होंने खुद फिक्सर से बात की हुई थी डायरेक्टली, और कुछ क्रिकेटर्स ऐसे थे जो किसी के माध्यम से बात कर रहे थे और सौदेबाजी चल रही थी। सौदेबाजी ये थी कि आप जो कह रहे हैं वो हम करेंगे, लेकिन उसके बदले में इतना आपको रुपया देना मुझे पड़ेगा। तो ये बात हम लोगों को समझ में आ गई। ये भी समझ में आ गई कि इशारा देकर वो काम करना है। अच्छा। तो फिर ये बात समझ में आई कि पूरा मैच नहीं फिक्स हो रहा है, एक पर्टिकुलर इवेंट फिक्स हो रहा है। मतलब एक बॉलर है, वो जब बॉलिंग कर रहा है तो उसको उस बॉल पर नो बॉल करना है या वाइड फेंकना है या एक ओवर में इतने रन देने हैं, कुछ इस टाइप की बातचीत चल रही है। और फिर हम लोगों ने ये पाया कि 3 क्रिकेटर्स बड़े क्लियर रूप से लिप्त हैं इसमें और उनके नाम भी आ गए, सब कुछ क्लियर हो गया। अब ये था कि ये तीनों प्लेयर्स राजस्थान रॉयल्स से जुड़े हुए थे और जिस मैच में इन्होंने वो कारनामा करना था, जिसके लिए उनको पैसा मिल रहा था, उस काम में वो मैचेस अभी होने थे आगे भविष्य में। अच्छा। तो आपको ख्याल होगा कि उसी समय निर्भया का आफ्टर इफेक्ट सब चल रहा था, दिल्ली पुलिस से बहुत ज़्यादा प्रेशर था और मुझ पर खासकर बहुत ज़्यादा लाइमलाइट था कि मुझे हटाया जाए दिल्ली पुलिस कमिश्नर से। कुछ ऐसे तत्व थे जो मेरे पीछे पड़े हुए थे कि इनको किसी तरह से यहाँ से इस पद से हटाया जाए। वो किस लिए पड़े हुए थे उसकी कहानी अलग है, लेकिन एक लॉबी कह लीजिए, एक लॉबी थी जो मेरे पीछे पड़ी हुई थी और वो इस पूरे मुहिम के पीछे थी। तो हम लोगों ने सबसे पहले एक क्रिकेटर को ये देखा कि उसने जो प्रॉमिस किया था वैसा किया और उसको पैसे भी मिले। मतलब एक तरफ आप फोन सुन रहे थे, दूसरी तरफ मैच आपकी टीम देख रही है। तो हमारे पास ऑडियो प्रूफ भी था, हमारे पास वीडियो प्रूफ भी था, सब कुछ था। एक मैच हुआ, उसके बाद कुछ अरसे के बाद, समझ लीजिए 15 या 20 दिन के बाद दूसरा मैच हुआ। दूसरा मैच में दूसरे प्लेयर ने किया। तो मेरे ऑफिसर्स ने कहा कि सर ये 2 इंसिडेंट्स हो चुके हैं और ये सही समय है कि हम लोग इनको गिरफ्तार कर लें और इसको उजागर कर दें। और क्योंकि दिल्ली पुलिस का नाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है इन निर्भया और इससे उससे, तो उससे थोड़ा सा हम लोग को रिलीफ मिलेगा। हमने कहा नहीं, कोई रिलीफ वगैरह की ज़रूरत नहीं है, जो नाम है सो है। हम लोग को ये पूरा अंत तक इसको ले जाना है
और तीसरे मैच का भी हम लोग इंतज़ार करेंगे। इत्तेफाकन वो तीसरा मैच बॉम्बे में था और उसमें सबसे बड़ा नाम क्रिकेट उस इस पूरे प्रकरण में जो सबसे बड़ा नाम था वो श्रीशांत का नाम था। श्रीशांत ने उस मैच में, जो बम्बई वाला मैच था, उसमें उसने जो उसने प्रॉमिस किया था बुकी को, वो उसने किया। एक बार जब उसने वो कर दिया जो उसको करना था और मैच ख़त्म हो गया, हम लोगों ने मैच को बीच में नहीं रोका, मैच को ख़त्म हो जाने दिया और मैच ख़त्म हो जाने के बाद हम लोगों ने फिर साइमल्टेनियस रेड्स किए और उसमें 3 क्रिकेटर्स पकड़े गए और साथ ही साथ करीब 35-40 बुकीज़ पकड़े गए, बुकीज़ के सपोर्टर्स, फिर जो प्लेयर्स के बिचौलिए थे वो, तो ये करीब 40 गिरफ्तारियां हुई थी जहाँ तक मुझे ख्याल आ रहा है। वो एक सूप में हम लोगों ने किया। तो ये संक्षेप में यही कहानी है। श्रीसंत के अलावा दो और कौन क्रिकेटर थे? अजीत चंडीला और अंकित चौहान, ये 3 प्लेयर थे। तीन थे। तीनों इत्तेफाकन राजस्थान रॉयल से जुड़े हुए थे। अब जो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब ये इंटरसेप्शन हो रहा था, तो क्या बुकीज, ये जो पूरा स्पॉट फिक्सिंग है, ये डायरेक्ट कहाँ से हो रहा था? क्या इसमें अंडरवर्ल्ड, दाऊद इब्राहिम, इन डी कंपनी, इनकी इन्वॉल्वमेंट थी कहीं ना कहीं? सिरा क्या आपने समझा स्पॉट फिक्सिंग के बाद? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि जब हमारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ तो हमारे सामने पूरा नक्शा आया और पूरा एक चेन नज़र आया जिसके अगुआ थे दाऊद इब्राहिम। और दाऊद इब्राहिम के नीचे कुछ बड़े बड़े बुकीज़ थे, लेकिन वो बुकीज़ के को डायरेक्टली डील नहीं करता था। उसके कुछ लोग थे, गिने चुने लोग, उसके लेफ्टिनेंट्स, वो करते थे आगे। और जो बुकीज़ थे वो इंडिया के टॉप बुकीज़ थे, उनके नीचे और सब बुकीज़ कह लीजिए, और पूरा जाल था। इसीलिए हम लोगों ने इस केस में ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, महाराष्ट्र और ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट मकोका का हम लोगों ने प्रयोग किया था। दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही कि लोअर कोर्ट में जो जज थे उन्होंने इसको अप्रिशिएट नहीं किया, तो उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। अभी हम लोग हाई कोर्ट में गए हुए हैं और हमारी सुनवाई चल रही है। पहली बार, इसके पहले मैच फिक्सिंग का तो खुलासा हो चुका था। साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैंसी क्रोनिये को नीरज कुमार सर जब थे, क्राइम ब्रांच की टीम उस वक्त अरेस्ट करके क्रिकेट में जो काला अध्याय है मैच फिक्सिंग, उसका खुलासा हुआ। हालांकि पहले से लोग जानते रहे थे, लेकिन खुलासा हुआ। लेकिन आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का खुलासा पहली बार हुआ, जिसमें जो इंडियन क्रिकेट टीम के जो स्टार बॉलर थे श्रीसंत, वो अरेस्ट हुए थे मुंबई से। क्या ये 3 क्रिकेटर तो अरेस्ट हो गए, क्या इस इन्वेस्टिगेशन में आप लोगों को और पता चला कि और भी क्रिकेटर इन्वॉल्व है, लेकिन आपके पास एविडेंस नहीं रहा होगा, तो इसके जरिए तो और इस पूरे खेल का खुलासा तो हुआ होगा आपके सामने? क्या इनसाइड नहीं, जो कागजों में नहीं आया? कुछ लोगों पर कुछ शक था, लेकिन देखिए, क्राइम जब आप किसी को गिरफ्तार करते हैं या किसी पर मुकदमा चलाते हैं तो आप शक के बेसिस पर नहीं कर सकते हैं, आपके पास ठोस सबूत होने चाहिए। तो कुछ नाम थे वैसे जो शक के घेरे में थे, लेकिन हम लोगों ने उस नाम का वो नाम लिया ही नहीं कहीं भी, और वो बिल्कुल वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ हम ही लोगों के पास रह गई, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ शक के पनाह बेसिस पर अगर हम किसी का नाम ले लेते हैं तो वो उचित नहीं है। और एक, अरविंद जी, मैं छोटा सा करेक्शन कर दूं, प्लीज। आपने कहा कि हैंसी क्रोनिये वाले केस में उस समय मैं दिल्ली पुलिस में नहीं था, सीबीआई में थे मैं आप? सीबीआई में था। मेरा रोल आया जब मैं वापस दिल्ली पुलिस आया और मैं जब कमिश्नर ऑफ पुलिस था, और जब ये स्पॉट फिक्सिंग केस हम लोगों ने ख़त्म किया तो मुझे आपके जैसे ही एक पत्रकार ने आके बताया
कि सर ये क्या आप केस करते हैं, ये तो देखिए 2000 में एक केस हुआ था हैंसी क्रोनिये पर, आज तक उसकी चार्जशीट नहीं फाइल हुई है। तो मैंने कहा क्या बात करते हैं, चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, तो आप चेक करके देख लीजिए। तो जब मैंने चेक किया तो मुझे टू माय हॉरर ये पता चला कि वाकई चार्जशीट नहीं हुई थी। तो मेरा रोल उस केस में ये है कि उस केस की फाइल जो कहीं किसी थाने में पड़ी हुई थी, जिसको किसी ने सालों, इतने 13 साल तक कोई उस पर नज़र किसी की नहीं पड़ी थी, उसको वहाँ से निकाल कर और उसको इस करीब 12-13 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स उसमें इन्वॉल्व रहे थे, सबको इकट्ठा कर कर और अपने स्पेशल सीपी धर्मेंद्र कुमार साहब की मदद से उस केस को हम लोगों ने चार्जशीट किया। और वो चार्जशीट जिस दिन मैं रिटायर हो रहा था उसके 1 या 2 दिन पहले हुआ, लेकिन इस बात की मुझे बहुत तसल्ली है कि मैं वो केस चार्जशीट करके ही रिटायर हुआ। और उसी बेसिस पर संजीव चावला नाम का एक बुकी है, उसका एक्सट्रेडिशन हुआ इंग्लैंड से, और फिर वो इंडिया लाया गया और आज भी वो इंडिया में है। सुपर। एक जेंटलमैन गेम जो क्रिकेट है उसमें किस तरह से जो अंडरवर्ल्ड इन्वॉल्व है, कैसे उसमें मैच फिक्सिंग होती है, कैसे स्पॉट फिक्सिंग होती है। और स्पॉट फिक्सिंग तो पहली बार नीरज कुमार सर के रहते हुए जानकारी में आया कि स्पॉट फिक्सिंग भी जैसी कोई चीज़ होती है जिसमें श्री संत गिरफ्तार हुए थे। सर ये जो पूरा जो क्रिकेट में फिक्सिंग या सट्टेबाजी इन सबका लीडर तो डी गैंग है, और भी प्लेयर होंगे, दाऊद इब्राहिम गैंग, और कितने करोड़ों का ये बाजार है? नहीं, केवल दाऊद इब्राहिम ही करता है ये कहना उचित नहीं होगा। ये बहुत सारे छोटे छोटे गैंग्स भी करते हैं, लेकिन जो मेन गैंग है वो दाऊद इब्राहिम गैंग ही है। और ये मैं आपको जो कह रहा हूँ वो ये 2013 की बात कह रहा हूँ। 2013 से अब 2026 हो गया, काफ़ी टाइम गुजर चुका है। अब मुझे पता नहीं क्या कौन कौन नए लीडर हैं, नहीं हैं, कौन कौन क्या कर रहा है, लेकिन मोटी तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, और इसमें पावरफुल डॉन्स का रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पैसे का लेन देन होता है, और पैसे के लेन देन में कई दफ़ा जब कुताही होती है, जिसको पैसा देना है अगर वो नहीं दे रहा है, तो फिर यूज़ ऑफ फोर्स की नौबत आती है। और यूज़ ऑफ फोर्स की जब नौबत आती है तो उस समय कोई स्ट्रॉन्ग मैन की ज़रूरत पड़ती है। स्ट्रॉन्ग मैन वही हो सकता है जो एक गैंगस्टर हो। तो इसलिए ज़्यादातर ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग्स ही ये सब कुछ चलाते हैं। राजस्थान के अलावा चेन्नई सुपर किंग का भी नाम आया था, उसके भी कुछ किरदारों का आपने अरेस्ट किया था या फिर समन किया था, नाम आया था? नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस ने किया था और उसमें भी गिरफ्तारियां हुई थी, लेकिन उसमें तो एक टीम ओनर का ही नाम आया था, लेकिन उससे दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का कोई खास संबंध नहीं था। उसी आईपीएल में था वो भी, लेकिन हमारे केस से उसका कोई डायरेक्ट संबंध नहीं था। तो सर ये अब बात हुई क्रिकेट की, आप चाय लीजिएगा, क्योंकि अब क्रिकेट में दाऊद इब्राहिम गैंग का पर्दाफाश, और उस दौरान इंटरसेप्ट हुआ था जब ये पूरी कड़ी, तो उसमें दाऊद के भी कॉल जो है वो इंटरसेप्ट किए थे नीरज कुमार सर की टीम ने। तो अब दाऊद की ही बात चली है तो उसी को आगे बढ़ा देते हैं, दाऊद की बात करते हैं। अब जो 1993 बम धमाका हुआ था, उसमें टाइगर मेमन जो इस वक्त पाकिस्तान में है, अभी बीते दिनों मैंने आज तक पर ही उसको 30 साल बाद उसका खुलासा किया कि वो कहाँ रह रहा है, कहाँ नहीं रह रहा है, और उस सिलसिले में आपके पास भी मैं आया हुआ था। 1993 बम धमाके में दाऊद इब्राहिम की क्या भूमिका थी, टाइगर मेमन की क्या भूमिका थी, और शायद यू आर वन ऑफ द ऑफिसर
जिसको दाऊद इब्राहिम ने खुद कॉल किया था और आपने बातचीत की थी, उसके बारे में बताइए सर। ये कहानी थोड़ी लंबी है प्लीज सर, सुनना चाहेंगे। और आपके दर्शकों को पूरे पूरे प्रकरण को समझने के लिए प्लीज मुझे सर, कुछ बैकग्राउंड देना पड़ेगा। बिल्कुल दीजिए सर। 1992 में बाबरी मस्जिद का 6 दिसंबर 1992 को डिमोलिशन हुआ। डिमोलिशन के पीछे जो कहानी है वो सर्वविदित है, जी। सबको पता है। तो उसके बाद काफ़ी रिएक्शन हुआ, रायट्स हुए पूरे देश में, और सबसे ज़्यादा रायट्स बॉम्बे में हुए। जी। और उसमें कई लोग मारे गए, कई हिंदू भी मारे गए, कई मुसलमान भी मारे गए। और जो मरने वालों की संख्या मुसलमानों की ज़्यादा थी। तो मुस्लिम समाज में बॉम्बे में काफ़ी रोष था और सब के सब चाहते थे कि इसका बदला लिया जाए। तो बदला कौन लेगा, किसके पास शक्ति है बदला लेने की? तो एज अ कम्युनिटी दे टर्न टू द बॉम्बे अंडरवर्ल्ड, क्योंकि बॉम्बे अंडरवर्ल्ड जो है उस समय प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम अंडरवर्ल्ड था। ज़्यादातर वैसे तो उसके हिंदू सदस्य भी थे, लेकिन ज़्यादातर लोग जो लीडर थे, जो अगुवा थे, वो मुस्लिम्स थे। तो उन्होंने वहाँ के लोगों ने दाऊद इब्राहिम को फ़ोन करना शुरू किया, जो उस समय दुबई में थे। अच्छा, इस बीच में एक और डेवलपमेंट होता है, वो ये कि पाकिस्तान के आईएसआई को ये एहसास हो गया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में बहुत ज़्यादा रोष है, बहुत ज़्यादा क्रोध है, गुस्सा है, और वो प्रतिशोध लेना चाहते हैं। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने अपने दो एसेट्स को, जो खुद स्मगलर्स थे, एक का नाम तौफीक जालियावाला था और एक का नाम सैयद आरिफ, इन दोनों को अप्रोच किया और कहा कि आप हमारी मीटिंग कराओ। जो बॉम्बे में सिचुएटेड या लोकेटेड अंडरवर्ल्ड एलिमेंट्स हैं, जो स्मगलर्स हैं, उनसे हमारी मीटिंग करवाइए। तो दाऊद के बंगले पर दुबई में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें तौफीक जालियावाला, सैयद आरिफ, आईएसआई के लोग, दाऊद इब्राहिम खुद, और जो लीडर्स थे स्मगलिंग नेटवर्क के, टाइगर मेमन और मोहम्मद डोसा और कई सारे थे, ऐसे सब लोगों का। लेकिन जो मुख्य लोग थे वो थे तौफीक जालियावाला, सैयद आरिफ, दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन और मोहम्मद डोसा। इन सब की मीटिंग हुई और उन्होंने तय किया कि कैसे बदला लेना है। तो बदला लेने में ये जो आईएसआई, चूँकि आईएसआई के ऑफिसर्स भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने आइडिया दिया कि हम लोग आपको एक्सप्लोसिव मटेरियल देंगे, आपको हम लोग वेपन्स देंगे, आप लोग हमको बॉम्बे से लड़के भेजिए जिनको हम ट्रेन करेंगे, और हमारे भेजे हुए असले का इस्तेमाल करके, हमारे भेजे हुए एक्सप्लोसिव मटेरियल, विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल करके वो लोग बम्बई में धमाके करेंगे। बल्कि एक बात और जो नहीं उतना मालूम है, ये सिर्फ बॉम्बे में ही धमाके नहीं होने थे, ये धमाके उन तमाम शहरों में होने थे जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी तादाद में है। और वो चाहते थे कि सब जगह जो मुस्लिम यूथ है उनको ट्रेन किया जाए, और किसी पूर्व निर्धारित दिन जब कोई हिंदू फेस्टिवल होने वाला हो, जैसे गणेश चतुर्थी हो या कुछ दुर्गा पूजा हो या कुछ हो, तो उस दिन हम लोग ये धमाके करेंगे, ताकि हिंदू कम्युनिटी जो है वो काफ़ी गुस्से में आ जाए
और वो जहाँ मुस्लिम की लोगों की तादाद ज़्यादा है, उनके तरफ जाएं और वहाँ मुस्लिम यूथ, यंगस्टर्स जो ट्रेंड हैं, जिनके पास असला है, जिनके पास एके है, जिनके पास बॉम्ब्स हैं, वो तैयार बैठे हों, वो अपने सेल्फ डिफेंस में हिंदू मॉब्स पर फायर करें, कई हिंदू मारे जाएं, फिर उसका दोबारा से और रिएक्शन हो हिंदू कम्युनिटी में, और एक सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन, बड़ा हो। सिर्फ बॉम्बे में नहीं करना था। ये एक बहुत नोट करने वाली बात है कि लोगों को पता होना चाहिए कि ये धमाके पूरे हिंदुस्तान में होने थे, लेकिन वो क्यों सिर्फ बॉम्बे में हुआ उसकी एक अलग कहानी है, वो एक सब प्लॉट है। वो अगर आपके पास वक्त होगा तो मैं वो भी बताऊंगा। प्लीज सर, सब सुनना चाह रहे हैं, हमारी पूरी टीम सुन रही है और ये लोगों को पता चलना चाहिए। उसमें हुआ यूं कि जो 3 मुखिया थे, उसमें सबसे एक्टिव मुखिया ऑफ कोर्स दाऊद इब्राहिम, तो वो रिमोट कंट्रोल से दुबई में बैठा हुआ सब कर रहा था, लेकिन जो ग्राउंड पर जिसके लोग काम कर रहे थे सबसे ज़्यादा, वो था टाइगर मेमन। तो टाइगर मेमन का एक लड़का था गुल मोहम्मद, वो इत्तेफाकन बॉम्बे पुलिस ने किसी छोटे मोटे क्राइम में पकड़ लिया, पकड़ के उसको बंद कर दिया। अब जब उसको बंद कर दिया तो वो पुलिस वालों को कह रहा था कि तुम लोगों ने मुझे बंद कर दिया, मुझे मार पीट रहे हो, तुमको पता नहीं दिल्ली बॉम्बे में क्या होने वाला है। तो किसी ने उस पर कोई खास तवज्जो दी नहीं। अच्छा। उन्होंने कहा कि अरे बहुत बड़ा कांड होने जा रहा है, ऐसे होने जा रहा है, वैसे। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उस पर ध्यान लोगों का गया नहीं। वो यही बताने जा रहा था कि हमारा जो बॉस है टाइगर मेमन, वो एक बहुत बड़ा सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करने जा रहा है बॉम्बे में, और उसकी ये सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन ये मुंबई किसी पुलिस ने इग्नोर तरह किया। नहीं पता चल पाया। और पूर्व निर्धारित अच्छा, ये जो दिन था 12 मार्च, जिस दिन ये धमाके हुए 1993 को, वो इसने अपने रिलीजियस लीडर से बात करके ये तय किया कि वो गजवाए बद्र कोई जगह कोई इंसिडेंट हुआ था मक्का में, तो गजवाए बद्र वाज 12 मार्च। तो उसने कहा कि 12 मार्च को ही मैं गजवाए हिंद करूँगा, मैं हिंद पर हिंदुस्तान में गदर करूँगा। तो फिर ये डेट टाइगर मेमन ने बिना आईएसआई के या बिना दाऊद या किसी से कंसल्ट किए हुए उसने अपने इनिशिएटिव पर डिसाइड किया। अपनी पूरी फैमिली को उसने वहाँ से शिफ्ट कर दिया दुबई। और एक बार जब वो चले गए, वो कुछ लोग 10 को गए, कुछ लोग 11 को गए, 12 को वो खुद सुबह सुबह की फ्लाइट से निकल गया, और 12 की दोपहर में ये सारे सीरियल ब्लास्ट हुए। तो संक्षेप में ये कहानी है बॉम्बे बम ब्लास्ट की। 10 ब्लास्ट हुए, करीब 300 लोग मारे गए, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ, और उतना बड़ा टेररिस्ट कांड हिंदुस्तान में उसके पहले कभी नहीं हुआ था। हिंदुस्तान में क्या, पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं हुआ था कि एक समय में इतनी जगह ब्लास्ट हो, लगभग 12 जगहों। हाँ, और इतने लोग मारे जाएं, और इतने सुनियोजित तरीके से सारा काम हो। तो संक्षेप में यही कहानी है। हम ये जानेंगे आपसे, क्योंकि अभी बात की जाए 1993 बम धमाके, सर ने बताया उसमें दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, और ये जो पूरा दंगा हुआ था जब 1992 में, तो सर ने बताया कि कैसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इसका फ़ायदा उठाया, और उसके बाद कितनी बड़ी प्लानिंग थी पूरे देश में दंगे कराने की, सिविल वॉर की। इसके इन्वेस्टिगेशन आप कहाँ जुड़े और फिर किस तरह, कैसे किरदारों से हाँ, बचे? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि
लोग सोचते हैं कि शुरू से ही सीबीआई ने इसको इन्वेस्टिगेट हाँ, किया। नहीं। शुरू में ये बॉम्बे पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया। ब्रेक थ्रू बॉम्बे पुलिस ने को मिला। ज़्यादातर अरेस्ट बॉम्बे पुलिस ने किया। फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ कंट्रोवर्सीज शुरू हो गई, कुछ शिकायतें आने लगी, और फिर ये भी सरकार को लगा कि इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो केवल हिंदुस्तान में नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि जो मुख्य इसके अपराधी हैं वो छोड़कर हिंदुस्तान छोड़कर भाग चुके हैं और अलग अलग जगहों पर बसे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये डिसाइड हुआ कि ये केस सीबीआई को दिया जाए। तो एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया सीबीआई में, और उसमें उसके लिए मुझे दिल्ली पुलिस से चुना गया और मैं उसका पहला डीआईजी बना। और उसके बाद हम लोगों ने जब पहला चार्जशीट बॉम्बे पुलिस ने दिसंबर के महीने में 1993 के दिसंबर में जब उन्होंने दे दिया, तब हम लोगों ने उसको टेक ओवर किया, और हम लोगों ने फिर करीब 20 सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स फाइल की, 30-32 एब्सकॉन्डर्स पकड़े, काफ़ी खूंखार एब्सकॉन्डर्स जो किसी को नेपाल से, किसी को कहीं से, किसी को दुबई से, किसी को अलग अलग जगहों से पकड़ के हम लोग लाए, और बहुत सारी परतें जो उस केस से कनेक्टेड थी वो सामने आई। तो ये काम सीबीआई के स्पेशल टास्क फोर्स ने किया। सबसे अहम उसमें जो कैच था, आपने जो बोला जब आपने ज्वाइन किया, वो सबसे अहम कैच था टाइगर मेमन के भाई याकूब मेनन को पकड़ना और मेनन फैमिली को वापस लाना। पाकिस्तान में थे वो, क्या कहानी थी, कैसे आपको पता चला और कैसे ये ऑपरेशन चलाया? ये अपने आप में इंडिया के आप कह लीजिए ऑपरेशन जितने हुए उनमें वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेशन है। कैसे हुआ था ये? मुझे आपने उसको वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेशन कहा तो मुझे बहुत खुशी हुई, हाँ, माफ क्योंकि करिएगा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान से किसी को इंडिया ले आना वन ऑफ द बेस्ट नहीं, ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट है, इसलिए बोला नहीं था। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसमें भी कहानी में कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन नॉलेज नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि याकूब मेमन को हम लोगों ने गिरफ्तार नहीं किया। याकूब मेमन खुद सरेंडर करना चाहता था, और वो ना केवल वो बट उसके परिवार के आधा से ज़्यादा लोग थे जो पाकिस्तान में टाइगर के साथ नहीं रहना चाहते थे। उनको ये लगता था कि टाइगर ने ये काम गलत किया, और ये जो बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट किया, और वो भी पाकिस्तानियों के साथ मिलकर, ये सरासर गलत है। उसको अगर कुछ बदला लेना था या कुछ गलत काम, मतलब कुछ जो करना था वो खुद करता, लेकिन वो दुश्मनों के साथ मिलकर उसने ये काम किया है, ये उनको स्वीकार नहीं था। तो पूरी जो मेमन फैमिली थी वो दो हिस्सों में बट गई। एक तो वो थे जो जिन्होंने कहा कि नहीं, टाइगर ने जो भी किया वो ठीक किया। उसमें आपको सुन के ताज्जुब होगा कि सिर्फ एक भाई टाइगर का उसके साथ रहा, वो था अयूब। टाइगर और टाइगर की वाइफ और उसके बच्चे, अयूब और अयूब की वाइफ और उसके बच्चे, ये दोनों पाकिस्तान में रह गए। बाकी सब लोग वहाँ से जैसे ही याकूब के गिरफ्तारी की बात उनको पता चली, वो वहाँ से भाग के दुबई आ गए। जब वो दुबई आ गए तो ऐसा नहीं था कि हमें तुरंत पता चल गया कि वो दुबई आ गए। याकूब जो हमारी कस्टडी में था, उसने बताया कि सर, वो मुझसे ही मेरी बातचीत उसकी चल रही थी, हमारी कस्टडी में था, तो मेरे कमरे में घंटों बैठा रहता था। तो उसने बताया कि सर, वो फैमिली हमारी जो है
वहाँ से ज़रूर निकल गई होगी। और अगर कोई जाए और जाके उनको लोकेट करे दुबई में, तो उनको वहाँ से परसुएड करके उनको वहाँ से लाया जा सकता है। तो उसके बाद कैसे जो हम लोग का ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन ये था, उनको वहाँ पर जाके लोकेट करना, फिर उनको कन्विंस करना कि आप हिंदुस्तान आ जाइए। उसका सारा इंतज़ाम करना, लॉजिस्टिक इंतज़ाम, उनका टिकट, उनका ये ठहरने का सारा वो इंतज़ाम। लेकिन इस पूरी कहानी में ट्विस्ट कब आया कि जैसे ही वो लोग कराची से फ्लाई करके दुबई आए, आईएसआई को पता चल गया। आप पूछेंगे आईएसआई को कैसे पता चला? आईएसआई को तो ये पता चल गया कि याकूब मेमन हिंदुस्तान में पकड़ा गया है। ये पूरा वर्ल्ड न्यूज़ था। आपको ख्याल होगा, पता बहुत नहीं। अच्छे से। हाँ, तो इट वाज वर्ल्ड न्यूज़ दैट याकूब मेमन हैज़ बीन अरेस्टेड। तो उन्होंने जब जाके चेक किया उनके उसके जहाँ पर पूरा याकूब मेमन परिवार जहाँ रहता था, तो उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोग तो वहाँ से जा चुके थे। उन्होंने एयरपोर्ट पर जाके चेक किया तो उन्होंने देखा कि वो लोग तो दुबई फ्लाई करके चले गए हैं। तो फिर दुबई की जो उनकी टीम थी, वो टीम अलर्ट हुई और उन्होंने भी इनको ट्रेस कर लिया। लेकिन दुबई में उनका जुरिडिक्शन तो है नहीं, ना वहाँ उनकी पुलिस है, लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ उनका दबदबा है। तो उन्होंने मेमन फैमिली को वहाँ डराने, धमकाने और रोकने की पूरी कोशिश की। और जो हम लोग थे, हमारा काम था उनको न्यूट्रलाइज करना। हमारा काम था कि उनके आईएसआई के दबाव के विपरीत जाकर मेमन फैमिली को कन्विंस करके और उनको सेफली, उनको झांसा देकर, आईएसआई को वर्चुअली झांसा देकर वहाँ से कैसे निकाल के लाना। एक उनसे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि एक बार इनकी सब लोगों की हम लोगों ने टिकट्स कराई, मेनन फैमिली की। मेमन फैमिली की। आईएसआई वालों ने वो टिकट्स कैंसिल करवा दिए। अच्छा। तो ये खबर हम लोगों को पहुंची। तो फिर हम लोगों ने उनके जो बुकिंग कराई, वो बिना नाम की बुकिंग कराई। ये सारी कहानी जो है वो मैंने अपनी किताब डायल डी फॉर डॉन में लिखी है। और हो सकता है कि इस पर निकट भविष्य में आप एक फिल्म भी देखें। अच्छा। हाँ, तो बॉलीवुड के कुछ लोगों ने इस पर रुचि जताई है और इस पर एक सीरियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो ये एक आईएसआई का मुकाबला आपने रॉ से सुना होगा, आपने आईबी से सुना होगा, लेकिन ये एक अनूठा उदाहरण है जहाँ सीबीआई ने आईएसआई का मुकाबला किया और आईएसआई को पछाड़ दिया और उनके क्या कहिएगा, नाकों तले और इतने सारे लोगों को वहाँ से निकाल कर और दिल्ली में लाकर उनको फिर हम लोगों ने गिरफ्तार किया। उस समय एक बहुत चर्चा चली कि ये तो डील हुआ है, फलाना हुआ है, सीबीआई और मेमन्स के बीच में डील्स हुआ है। ये एक बहुत हल्ला हुआ था। लेकिन आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि मेमन परिवार के ऊपर बाकायदा उनके आने पर सबकी गिरफ्तारी हुई, सब पर मुकदमा चला, कई लोगों को कन्विक्ट किया गया उसी ग्रुप में से। और याकूब को तो फांसी हुई और कुछ लोगों को कोर्ट ने बरी भी किया। तो ये कहानी है। इस कहानी का जिक्र मैंने, इस कहानी का एक चैप्टर के तौर पर हमारी बुक डायल डी फॉर डॉन में एक कहानी है, आवर मैन इन दुबई करके। तो आवर मैन इन दुबई ये वो शख्स है जिसको हम लोगों ने भेजा था वहाँ दुबई में जाकर, अच्छा। और ये पूरे
ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए। सुपर। तो हो सकता है निकट भविष्य में आपको ये पर्दे पर भी देखने को मिले। बिल्कुल देखने को मिलनी चाहिए, इतनी इंटरेस्टिंग कहानी और ऑपरेशन है। दाऊद ने क्यों कॉल किया था आपको? दाऊद से आपकी बातचीत क्यों हुई थी? कब हुई थी? आप कहाँ थे उस वक्त? उस समय मैं सीबीआई में था और ये मेरा ख्याल है 1994 की बात है। और असल में हमारी कस्टडी में एक उसका लॉ मिनिस्टर, दाऊद का लॉ मिनिस्टर, अच्छा क्योंकि उसके अलग अलग मिनिस्टर होते थे। अच्छा। कोई डिफेंस मिनिस्टर है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई तो एक लॉ मिनिस्टर था जिसका नाम था मनीष लाला। तो उसने मेरी बात कराई थी, हम्म वो मेरी कस्टडी में था। हम्म तो उसने कहा कि आपसे वो बात करना चाहेंगे और हो सकता है वो सरेंडर भी कर दें, तो आप उनसे बात कीजिए। तो 3 कॉल्स हुए हमारे उसके बीच में। उसकी भी एक लंबी कहानी है जो एक और चैप्टर में उसका ज़िक्र है। डायल डी फॉर डॉन वही चैप्टर है। तो जो किताब का भी शीर्षक है और इसी नाम से एक चैप्टर भी है उस बुक में। इसमें मेरे जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस दाऊद के साथ हुए उसका जिक्र है, कैसे वो बातें हुई, किन हालात में हुई, उसने क्या कहा, मैंने क्या जवाब दिया, इत्यादि इत्यादि। क्या आप बताइए जरा सा, प्लीज बताइए। नहीं, उसने मुझसे सवाल पूछने लगा कि आप बताइए, आपको लगता है कि मैं इसमें शामिल हूँ? अगर मैं शामिल होता तो मैं भी टाइगर मेमन की तरह अपने पूरे परिवार को हटा देता। तो मैंने कहा देखिए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ और आप मेरे सवाल पर काउंटर सवाल मत पूछिए कि मुझे क्या लग रहा है। तो फिर उसने कहा कि आप ये बताइए कि अगर मुझे करना होता तो मैं पाकिस्तान से असला क्यों भिजवाता? मेरे पास तो इतना सारा असला वहाँ पड़ा हुआ है, मुझे असले की कोई ज़रूरत नहीं है कहीं पाकिस्तान से या कहीं से भी। तो मैंने कहा कि आप आरडीएक्स भी रखते हैं? जिस मात्रा में आरडीएक्स हम लोगों ने बरामद किए हैं और जिस मात्रा में आरडीएक्स का इस्तेमाल होकर इतने सारे बॉम्ब्स बने हैं, कि आपके गैंग के पास आरडीएक्स भी है? इसका उसके पास जवाब नहीं था। तब थोड़ा वो सक पकाया, फिर वो लाइन पर आया, फिर उसने ढंग से बात करना शुरू किया। तो ये पूरी कहानी 3 कॉन्वर्सेशंस हुए थे। उसके बाद मुझे मेरे सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि आगे बात करना बंद कर दो, क्योंकि इससे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये दाऊद इब्राहिम, उसका जो राइट हैंड मैन है छोटा शकील, ये सब दाऊद इब्राहिम कई बार नरेटिव करने की कोशिश किया कि उसका इस ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं है, उसका इस ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं है। आपकी इन्वेस्टिगेशन में क्या था? दाऊद इब्राहिम का पूरा रोल था? पूरा रोल था। वो समझ लीजिए कि अ, बिल्कुल सामने टाइगर मेमन की तरह आगे नहीं आया, लेकिन वो पीछे बैठा। वो पूरा संचालन जो है उसी का था। तो ये सरेंडर की बात करना, कभी आपसे कभी राम जेठमलानी, सब आई वॉश था और कुछ नहीं? नहीं, उसको ये लगता था कि अगर मैं यहाँ आया और मुझे अगर पुराने केसेस में मुझे ट्राई नहीं किया गया तो मैं बाल-बाल बच जाऊँगा, क्योंकि पुलिस के पास मेरे खिलाफ सबूत बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट में नहीं है। उसको ऐसा लगता था। फिर बाद में उसको समझ में आ गया होगा कि काफ़ी सबूत हैं हम लोगों के पास। अब दाऊद इब्राहिम से, मुंबई के दाऊद इब्राहिम से चलते हैं गुजरात के दाऊद इब्राहिम। अब्दुल लतीफ़, जिस पर फिल्म बनी है शायद, इफ़ राइट, आई एम नॉट रॉन्ग, रईस। रईस, शाहरुख खान उसमें है। ये कैसे उसको अरेस्ट किया? क्या था अब्दुल लतीफ़? अब्दुल लतीफ़ मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार हिंदुस्तान के क्राइम हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिमिनल्स रहा है। उसको मैं जितने भी टॉप नॉच क्रिमिनल्स हुए हैं, वीरप्पन हो, मोहम्मद शहाबुद्दीन जो बिहार के थे वो हों, दाऊद इब्राहिम हो, और जो भी नाम आप सोच सकते हैं, तो उसी कैटेगरी में मोहम्मद लतीफ़
अब्दुल लतीफ़ भी था। हम्म, तो उस समय मैं सीबीआई में था, हम्म, मैं डीआईजी था। हम्म, हमारे मित्र हैं, हमारे बैचमेट हैं, श्री कुलदीप शर्मा, हम्म, उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी, हम्म, उन्होंने मुझे मेरे साथ शेयर किया हम्म, और लोकल मदद अ, के लिए रिक्वेस्ट किया, क्योंकि सारी एक टेलीफोन नंबर था जिसके ऊपर जिसको ऑब्जर्वेशन में लेना था। उस समय मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं था। हम्म, उस समय केवल लैंड फ़ोन होते थे। हम्म, लैंड फ़ोन्स को मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत ज़्यादा। हम्म। और टेक्नोलॉजी जो मॉनिटरिंग वगैरह की थी, वो बहुत ही रुडिमेंट्री थी। तो किस तरह से उसको डिस्पाइट द लिमिटेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी, किस तरह से हम लोगों ने एक सिर्फ इस इंफॉर्मेशन पर कि वो एक फ़ोन करता है दिल्ली के किसी पीसीआर पीसीओ से, हम्म, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कैसे उसको पकड़ा गया, उसकी कहानी है जो भी डायल डी फॉर डॉन में उसका जिक्र है। अब्दुल लतीफ क्या था? जैसे शाहरुख खान ने उसका किरदार निभाया, शराब माफिया क्या था? डॉन था? क्या किरदार था वो? और गुजरात में काफी जो नाम था उसका। जो उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम था, हम्म, वो था इलिसिट लिकर, हम्म, क्योंकि वहाँ प्रोहिबिशन है। हम्म, लेकिन शराब का की ज़रूरत तो हमेशा रहती है। हम्म, इलिसिट डिमांड हम्म, शराब की थी, हम्म, तो वो शराब जगह जगह से लेके आता था। हम्म, लेकिन जब भी आप इस तरह के गलत काम करोगे, हम्म, तो आपको उसको सस्टेन करने के लिए हम्म, आपको फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम्म, आपको एक्साइज डिपार्टमेंट वालों से डील करना है, हम्म, पुलिस से डील करना है, हम्म, पॉलिटिशियन से डील करना है, जुडिशरी से डील करना है, हम्म, इत्यादि इत्यादि। तो यू हैव टू हैव एन आउटफिट ऑफ स्ट्रॉन्ग मैन। एक गैंग होना बहुत ज़रूरी है। हम्म, तो वो गैंग अब्दुल लतीफ़ का था, और उसने उस गैंग को लेकिन वो बहुत ज़्यादा रूथलेस था। पुलिस वालों को मारने में, जान से उनकी जान लेने से बिल्कुल नहीं कतराता था। कई पुलिस वालों पर उसने ये किया। और एक लोकल रॉबिन हुड का भी एक इमेज उसने बनाया था, और पॉलिटिक्स में भी था। और काफ़ी सक्सेसफुल म्यूनसिपल लेवल पर उसने काफ़ी सक्सेस भी हासिल किया था। तो मिला जुला के वो बहुत बड़ा क्रिमिनल था, और कई पॉलिटिशियंस के साथ उसकी साठगांठ भी थी। तो उसको पकड़ने के लिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स करने पड़े। लेकिन ये एक समझ लीजिए ईश्वर की कृपा रही कि हम लोगों ने उसको पकड़ लिया, और फिर उसके बाद उसको गुजरात ले जाया गया। बड़ी हैरानी की बात है कि शाहरुख खान जैसे एक्टर ऐसे किरदारों पर फिल्म क्यों बनाए, समझ में आज तक मुझे नहीं आया। मैंने काफी सोचा था। आपकी एक किताब है खाकी फाइल्स, उसमें इंडिया गेट में होने वाले बम ब्लास्ट का कुछ खुलासा हुआ। उसमें जो ईमेल भेजे गए थे कुछ लव लेटर्स जैसे थे, क्या थे वो? वो कहानी थी एक अ, हमारे ऑफिसर हैं प्रमोद कुशवाहा, जो हम्म, स्पेशल सेल में आज भी काम कर रहे हैं। हम्म, तो उन्होंने किसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो कश्मीर गए। वहाँ से एक किसी टेररिस्ट के डेड बॉडी से एक डायरी मिली थी। उस डायरी में एक ईमेल था। वो ईमेल एड्रेस लेकर वो आए थे, और उस पर काम करते करते उनको लगा कि वो ईमेल एक्टिव है, और उस पर कई सारे ईमेल्स आ रहे हैं, और वो दिल्ली में लोकेटेड है। दिल्ली में ही कोई आदमी है जो उस ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल कर रहा है। तो वहाँ से बात शुरू हुई।
फिर ये पता चला कि यहाँ पर बॉम्ब्स आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता चला कि टारगेट क्या है। दिल्ली में बॉम्ब्स भेजे गए हैं, इसकी जानकारी तो हम लोगों को बिल्कुल कंफर्म्ड हो गई, लेकिन ये भी तय हो गया कि अगले 2 दिन में या 3 दिन में धमाके होने वाले हैं, लेकिन कहाँ पर होने वाले हैं ये नहीं पता था, क्योंकि सारा जो ईमेल आ जा रहा था वो सब कोड्स में था, और उस कोड को जो क्रैक किया गया वो एक यंग स्टूडेंट की मदद से उस कोड को हम लोगों ने क्रैक किया। ऐसा कोड क्या था? कोड जैसे यू आर माई लवली चाइल्ड, यू आर दिस, आई लव यू, ये वो, और उसी में मैसेज छुपा हुआ है। अब इससे कैसे उसको डिकोड किया जाए, बहुत सारे कोशिशें हुई, सेंट्रल एजेंसीज भी उसमें इन्वॉल्व किए गए, यहाँ तक कि आर्मी इंटेलिजेंस को भी इन्वॉल्व किया गया, लेकिन वो कोड नहीं टूटा। तो एक यंग लड़का था, उसने उसकी मदद से वो कोड क्रैक हुआ, और हम लोगों को हैरानी हुई कि जो टारगेट था वो इंडिया गेट था। ओह माय गॉड! तो वो धमाके जो हैं वो इंडिया गेट पर होने थे, और उससे बहुत सारे लोग उससे मरते, और बहुत बड़ी दुर्घटना होती। तो हम लोगों ने उस दुर्घटना होने से उसको बचा लिया। मतलब एक तो दुर्घटना भी होती है, प्लस अगर आतंकी इंडिया गेट पे बम धमाका करने में कामयाब हो जाते तो एक मैसेजिंग भी होती कि जी हम तो इंडिया गेट तक आपके पहुंच रखते हैं, लाल किला, इंडिया गेट, पार्लियामेंट तक पहुंच रखते हैं। पार्लियामेंट, हाँ। अब मैं चला आता हूँ क्योंकि मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ जो सवाल शुरुआत में जो आपने बोला था, दिमाग वहीं अटका हुआ है। कौन वो लोग थे जो आपको टारगेट करना चाहते थे निर्भया के बाद? और मैंने देखा कि शायद हमारे यहाँ ही एक बार कॉन्क्लेव में आज तक की आपकी सीधी बहस अरविंद केजरीवाल से भी हुई थी, मतलब बातचीत हुई थी। तो क्या कौन लोग थे, क्या उस वक्त था, क्यों टारगेट कर रहे थे? और निर्भया का जो 1912 में जो हृदय विदारक केस था, उसने बहुत कुछ बदल दिया था कुछ सालों के लिए, उसके बाद भी बहुत कुछ बदला अब तक तो नहीं है, कानून आए, नई चीज़ें आई। क्या फेस किया था आपने? आपकी एक ऑफिसर थी छाया शर्मा, पुलिस के लोग, आपकी भी फैमिली है, पुलिस की भी परिवार होता है, फैमिली होती है, परिवार के लोग पूछते, कमिश्नर के तौर पर क्या महसूस कर रहे थे? क्योंकि केस तो आपने 24 घंटे में क्रैक कर दिया था। अगर मैं ये सोचता हूं कि अगर 24 घंटे में केस आप लोगों ने क्रैक नहीं किया होता तो पता नहीं आप लोगों को फांसी पे ही चढ़ा देते क्या? मुझे तो आज मैं खुल के बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको बहुत क्लोजली देखा था। क्यों अटैक किया? कि क्या आपको लगा, क्या रियलाइज था, कैसा वक्त था वो? वो ऐसा था, कुछ लोग थे बहुत ही पावरफुल लोग थे, जिनको मैंने सीबीआई में गिरफ्तार किया था। और जब ये निर्भया कांड हुआ तो उन तत्वों को ये बात समझ में आई कि ये मौका है इनसे बदला लेने का, और अभी प्रेशर है, और अभी हम इसको अगर एक मूवमेंट तो ऑलरेडी समझ लीजिए शुरुआत हो ही चुकी थी, हम्म उसको अगर हवा देंगे, हम्म उसको अगर बैंक रोल करेंगे, हम्म और जो की पर्सनालिटीज हैं हम्म जो इसमें शामिल हैं हम्म उनको अपने साइड में करेंगे, हम्म तो हम लोग इनको हटाने में हम्म और इनसे बदला लेने में सफल हो जाएंगे। और मुझे कमिश्नर, अभी मुश्किल से मैं 6 महीने कमिश्नर रहा था। जुलाई में मैंने टेक ओवर किया था, ये दिसंबर की बात है। तो उन्होंने एक मुहिम चलाई, और ये मुहिम सामने किसी को पता नहीं चला, लेकिन जो कुछ भी सामने नजर आ रहा था उसके पीछे एक फोर्स था, एक मूविंग फोर्स था। ये मूविंग फोर्स वही लोग थे जिन लोगों पर मैंने सीबीआई में कार्रवाई की थी। वो मुझसे बदला लेना चाहते थे। उनका नाम मैं इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि अभी मुकदमा चल रहा है और कोर्ट्स में ये है, तो लेना उचित नहीं होगा, लेकिन एक वक्त आएगा जब सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा तो उनका नाम मैं उजागर करूंगा।
क्या वक्त था उस वक्त? आज मैं पर्सनल लेवल पे घुसता हूँ। आपके ऑफिसर, जब ये निर्भया केस हुआ था, जब बवाल चल रहा था, आपकी फैमिली के लोग भी आपसे पूछ रहे होंगे कि क्या नहीं, फैमिली के लोग मुझसे कुछ नहीं पूछ रहे थे, बल्कि मेरी फैमिली से लोग पूछ रहे थे। उनको धमकियाँ मिल रही थी, उनको फ़ोन कॉल्स आ रहे थे और वो एक विचित्र स्थिति थी, इसलिए कि भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा उस समय बदलाव आने वाला था। बदलाव इसलिए आने वाला था क्योंकि जो यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी, वो बिल्कुल टूटने के कगार पर थी। वो सारे स्कैंडल्स हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम स्कैंडल और जी2 और 2G और इस तरह के बड़े सारी स्कैंडल्स हुए थे और नई पार्टियां सामने आ रही थी। दिल्ली में उस समय आम आदमी पार्टी बनी नहीं थी, लेकिन इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लोग थे, उनको भी एक मौका मिल गया रैली करके सड़कों पर उतरने का। लेकिन उस सब के पीछे उनको जो बैंक रोल किया जा रहा था, वो बैंक रोल यही तथ्य कर रहे थे, यही तत्व कर रहे थे। बड़ी साजिश, मतलब बहुत बड़ी साजिश। और इस साजिश के बारे में आपके ही लोग, मतलब प्रेस के लोगों ने मुझे बताया कि ये सब कुछ चल रहा है, जो आपको सामने नजर नहीं आ रहा है। और वो मुझे बाद में सब पता चल गया कि क्या हुआ था। तभी आपके केजरीवाल के साथ काफी नहीं नहीं, केजरीवाल से इसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं, लेकिन जब वो रहे तो आपकी नोकझोंक काफी वो अटैक नहीं, आप। वो एक अलग है, क्योंकि केजरीवाल जब मैं डीजी प्रिजन्स था, तो उस समय वो गिरफ्तार होकर आए थे कुछ घंटों के लिए। अन्ना हजारे जी भी थे, मनीष सिसोदिया जी भी थे, ये भी थे। उस समय मैंने अरविंद जी के साथ करीब 72 घंटे बिताए थे। उनको बड़े करीब से देखने का मुझे मौका मिला था। और जब वो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कुछ ऐसी बातें तिहाड़ को लेकर उन्होंने कही जो बिल्कुल गलत था, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे उनको जवाब देना पड़ा। तो जो जवाब दिया पूरा वायरल हो गया था। सर चले ठीक है, अब मैं आता हूँ जो सबसे अहम भूमिका थी आपकी बीसीसीआई में। जब आप चीफ एडवाइजर थे तो मोहम्मद शमी का आपने कॉन्ट्रैक्ट रोक दिया था, उनके ऊपर कुछ पैसे लेने देने का आरोप लगा था, क्या था मामला सर? नहीं, ये शिकायत की वो किसी बुकी से पैसा लेते हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि ये आरोप उनकी खुद की पत्नी ने उन पर लगाया था, जिसकी वजह से उनका कॉन्ट्रैक्ट रोक दिया गया। उनको एक इंक्वायरी बिठाई गई और वो इंक्वायरी हम लोग को दी गई। मैं उसका मुखिया था, मुझे इंक्वायरी कंडक्ट करनी थी और इंक्वायरी इंग्लैंड में करनी थी, इंक्वायरी पाकिस्तान में करनी थी और हिंदुस्तान में करनी थी और टाइम बहुत कम था। तो लेकिन किसी तरह हम लोगों ने उसमें उसकी जो सच्चाई थी, वो उसकी तह तक हम लोग पहुंच गए और हम लोगों ने एक मोहम्मद शामी को क्लीन चिट दिया कि ऐसी ये आरोप जो हैं बिल्कुल गलत है। अच्छा, मोहम्मद शमी पूरी तरह से नीट एंड क्लीन रखे। यस। आखिरी मेरा सवाल, आप क्रिकेट के बारे में लोग बहुत जानना चाहते हैं, आईपीएल और बहुत सी चीज़ें, क्योंकि सवाल बहुत ढेर सारे हैं, आप परेशान हो जाएंगे जम्बा लिख दिए। लेकिन मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग आपके ज़माने में, हैंसी क्रोनिए की चार्जशीट आपके ज़माने में, क्रिकेट के नटवर लाल भी आपने पकड़े, आप बीसीसीआई में विजिलेंस की आपने, क्रिकेट या क्रिकेटर पर कैसे नज़र रखता है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, और क्या क्या जाना आपने, कैसे होते हैं, क्या जाना आपने? अगर आज खुलकर बता दीजिए सब। नहीं, खुल के इसमें कुछ छुपाने वाली कोई ऐसी बात ही नहीं है। कैसे अब नज़र रखते हैं देखिए, सबसे बड़ी बात है कि क्रिकेट में करप्शन क्यों है। करप्शन इसलिए है कि बहुत पॉपुलर गेम है, बहुत लोग देखते हैं और इस पर जुआ जुआ बहुत खेला जाता है, सट्टेबाजी बहुत होती है। बम्पर से आप गली गली में, आज के दिन में गली गली में लोग बेट्स लगाते हैं और किसी पूरे टीम को
कॉम्प्रोमाइज़ करना अब करीब-करीब नामुमकिन है नेशनल लेवल पर, कि अगर कोई कह दे कि साहब हम इंडियन टीम को या किसी किसी भी टीम को पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज़ करके जी। और हम कहेंगे कि तुम मैच हार जाओ, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने सारे लोग को कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप एक प्लेयर को ही अगर आपने काबू में कर लिया हुँ। और उससे कुछ ऐसी चीज़ें करवा ली जो आपको बेटिंग में आप मदद मिल जाए, तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि मैच के हर बॉल पर सट्टा लगता है कि इस बॉल पर क्या होगा। अगर एक ओवर में 6 बॉल हैं, तो 6 बॉल के हर बॉल पर सट्टा लगता है। मान लीजिए हम लोग इतने सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर और मैच सामने चल रहा है, तो हम कहेंगे साहब इस बॉल पर कोई कहेगा कि 4 लगेगा, कोई कहेगा 6 लगेगा, कोई कहेगा कि नो बॉल होगा, कोई कहेगा नो रन होगा, कोई कहेगा कि विकेट गिरेगा। मतलब इतने सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। हर पॉसिबिलिटी पर अलग-अलग लोग पैसा लगाते हैं। आपने 6 पर लगा दिया, मैंने 4 पर लगा दिया, इन्होंने नो बॉल पर लगा दिया, किसी ने वाइड पर लगा दिया, और मेरी जो बॉलर है उसके साथ साथ साठगांठ है, और मुझे पता है कि इस बॉल पर वो नो बॉल फेंकने वाला है, तो मैंने नो बॉल पर पैसा लगा दिया। मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि बाकी लोग ने उस पर पैसा नहीं लगाया हुआ है। तो ये है स्पॉट फिक्सिंग। तो बस एक क्रिकेटर को आपको काबू में रखना है, और वो भी ऐसा नहीं कि पूरा मैच आप वो उस क्रिकेटर को खराब खेलना है, सिर्फ एक नो बॉल फेंकना है। तो इसको कहते हैं स्पॉट फिक्सिंग। तो ये बहुत ज़्यादा इसको होने की गुंजाइश है, और इस पर लगाम रखना है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो टॉप लेवल पर आज के दिन करप्शन बहुत ही कम है। वो इसलिए क्योंकि उन लोगों को पता है कि अगर हम पकड़े गए तो हमारा करियर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और ऐसे ही उन लोगों को इतने पैसे मिलते हैं आजकल कि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी। लेकिन जो लोअर लेवल के जो क्रिकेट है, वहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन है, और मेरी थियरी हमेशा ये रही है कि इस करप्ट सिस्टम से ही उठकर एक नेशनल लेवल पर कोई क्रिकेटर जाता है। तो अगर आप वो नीचे के लेवल पर ही आप किसी को करप्ट कर देते हो, तो ऊपर के लेवल पर उसकी जो वो जान पहचान बनी हुई है, जो साठगांठ बनी हुई है लोगों के साथ, वो तो चलती रहेगी। तो उस समय भी वो गलत काम उनके इशारे पर कर सकता है। इसलिए करप्शन को अगर कंट्रोल करना है तो हर लेवल पर करना है। और ये कहना कि साहब हम तो सिर्फ टेस्ट मैच और आईपीएल और टी20 क्या नाम है वनडे इंटरनेशनल पर अटेंशन देंगे, और बाकी जो होता है लोअर लेवल पर जो मैचेस होते हैं उसको नहीं ध्यान देंगे, तो ये अप्रोच गलत है। मैंने एक किताब भी लिखी है, अ कॉप इन क्रिकेट, उसमें इस पूरी बात को तफसील में मैंने बताया है। मैं एक प्रोड्यूसर साहब हैं, हमारे अभी मैसेज आया है। शहाबुद्दीन पर सवाल है कि शहाबुद्दीन से आपकी प्लेन में मुलाकात हुई थी, क्या हुआ था? हाँ, वो एक इत्तेफाक था। मोहम्मद शहाबुद्दीन एक दिल्ली पुलिस के केस में वांटेड थे। हुँ। उस दिल्ली पुलिस के केस से मैं भी जुड़ा हुआ था, ऑल्दो मैं उस समय सीबीआई में था। हुँ। लेकिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि एयरपोर्ट पर, पटना एयरपोर्ट, मैं पटना का रहने वाला हूँ। हुँ। पटना गया हुआ था अपनी हुँ। माँ से मिलने के लिए। हुँ। तो वहाँ से लौट रहा था, तो वीआईपी लाउंज में शहाबुद्दीन साहब आ गए, और वो मुझे मालूम है कि एक दिल्ली पुलिस का केस, उसमें वांटेड अक्यूज़ हैं। हुँ। तो मैंने अपना फ़र्ज़ समझा कि मैं दिल्ली पुलिस के अफ़सरों को बता दूं कि भाई ये इस फ़्लाइट से आ रहे हैं, उस फ़्लाइट में मैं भी हूँ, तो तुम लोग जैसे ही प्लेन वहाँ पहुँचे तो आकर इसको गिरफ़्तार कर लो।
तो उस वो पूरी कहानी, क्योंकि फिर जो फ्लाइट थी वो पहले रांची गई, फिर मुझे लगा कि हो सकता है कि वो रांची में उतर जाएं, तो फिर दिल्ली में हमारे अफसर कहेंगे कि सर आपने क्या गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया। लेकिन फिर ये मैंने देखा कि रांची में वो नहीं उतरे। फिर मैं रांची में उतर कर मैंने इनको दोबारा से फ़ोन किया एयरपोर्ट से। उस समय भी मोबाइल फ़ोन नहीं थे। उनको फ़ोन किया कि नहीं नहीं वो फ्लाइट में हैं और वो आ रहे हैं और फलां सीट नंबर पर हैं। प्लेन यहाँ लैंड हुई। पायलट से मैंने संपर्क कर लिया था। पायलट ने कहा था कि मैं किसी को उतरने नहीं दूंगा जब तक आपका आदमी ना पकड़ा जाए, तो मैं आपके लोगों का इंतज़ार करूंगा जब वो फ्लाइट में आ जाएं। लेकिन हमारे पहुंचने पर कोई आया नहीं। अच्छा। तो फिर पायलट ने उससे पूछा कि अब मैं क्या करूं। मैंने कहा कि नहीं, आप सबको उतरने दीजिए। फिर सब लोग उतर गए। मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ ही उतरा उसी बस में जिस बस में वो गए टर्मिनल बिल्डिंग तक। मैं उसी बस में गया। मैं होप कर रहा था कि शायद टर्मिनल बिल्डिंग में हमारे लोग हों। वो लेट हो गए, कहीं फंस गए। वहाँ भी कोई नहीं था और मेरे आंखों के सामने से शहाबुद्दीन निकल के चले गए। फिर बाद में पता चला कि क्यों नहीं ऑफिसर्स आए थे, क्योंकि जब उन्होंने क्लियरेंस मांगी अपने सीनियर से तो उन्होंने पॉलिटिकल क्लियरेंस मांगी, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। वो पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं मिला, तो इसलिए वो लोग नहीं आए। तो ये संक्षेप में ये कहानी है। पॉलिटिकल क्लियरेंस का ही तो अपने यहाँ देश में बहुत खेल है। खैर सर, आपसे ये जो बातचीत है बहुत इंटरेस्टिंग रही, बहुत मज़ा आया। और आप तो अपने आप में इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में इतिहास पुरुष हैं। इतने बड़े बड़े केसेस जिसने मतलब भारत, ऐसे ऐसे केसेस जिसमें जो भारत में जो इंडिया है उसमें बहुत कई जगह मोड़ लिए, बड़े बड़े मोड़ लिए, निर्भया, 93 बॉम्ब ब्लास्ट। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन की जो कहानी है आपने हमें बताई। आप हमारे यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये शो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक और कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया।